आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो के दो टॉपिक्स हैं और पहला टॉपिक है व्हाट आर थर्मल इंसुलेटर्स। इस टॉपिक के अंदर हम थर्मल इंसुलेटर्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्मल इंसुलेटर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थर्मल इंसुलेटर्स। और थर्मल इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि दो काम करते हैं। एक तो प्रिवेंट करते हैं यानी कि रोक देते हैं, या फिर रोकने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किस चीज़ को, उस हीट को जो कि पैदा होती है कंडक्शन की वजह से या कन्वेक्शन की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से। इंसुलेटर्स रेजिस्ट करते हैं हीट ट्रांसफर को फ्रॉम आउट टू इन, यानी अगर किसी पाइप या टैंक के अराउंड एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उस टेम्परेचर को उस पाइप या टैंक के अंदर ट्रांसफ़र होने से रोकेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वो यही रोल प्ले करेंगे। यानी अगर उस पाइप या टैंक के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसको बाहर भी नहीं जाने देंगे। और उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो या कम हो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर पाइप के अंदर या टैंक के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है तो फिर भी वो इंसुलेटर जो है वो उसको एनर्जी को बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। वैसे असूल तो ये है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम हो उसकी तरफ हाई टेम्परेचर फ्लो करता है तो इंसुलेटर क्या करेगा, इस फ्लो को रोकेगा और इस तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। एडवांटेजेस ऑफ इंसुलेटर। और पहला एडवांटेज ये है कि जो इंसुलेटर होते हैं ये एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग ऑपरेशन के दौरान। यानी कि अगर एक अच्छे इंसुलेटेड रूम के अंदर एयर कंडीशन चल रहा है और एक स्टेबल टेम्परेचर के बाद वो ट्रिप हो जाता है तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा और इस तरह जो एनर्जी कंजप्शन है उसमें कमी आएगी। सेकंड पॉइंट है कि अगर उस किसी इंसुलेटेड रूम के अंदर हम कोई हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको भी वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। और थर्ड ये है कीप द टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग एलिमेंट्स स्टेबल दस लॉन्ग टाइम लाइफ। यानी कि हम जो इंसुलेटर है अगर वो उस रूम के पार्ट्स के ऊपर फिक्स कर देते हैं तो वो पार्ट्स भी सेव रहेंगे और एक लंबे अरसे तक वो जो है वो चलेंगे। और फोर्थ ये है रिड्यूस एनर्जी बिल्स। ऑफ कोर्स जो बिल हैं वो कम आएंगे क्योंकि जो एनर्जी है उसकी कंजप्शन कम होगी। और फिफ्थ है रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम कोई पावर प्लांट्स के अंदर और वो इंसुलेटेड है तो फिर वो जो फ्यूल हैं उनकी कंजप्शन ही कम हो जाएगी। और लास्ट है रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो भी कम हो जाएगा इन इंसुलेटर्स की वजह से। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम इंसुलेटर्स है और वहाँ पे एक टर्म बार बार यूज़ होती है जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू, और इसको आर वैल्यू भी कहते हैं। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। और ये जो वैल्यू है ये जितनी ज़्यादा होगी इतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा, उसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ही ज़्यादा होगी। और ये वैल्यू डिपेंड करती है
टाइप ऑफ इंसुलेशन पे, इसके अलावा इस इंसुलेटर की थिकनेस पे और उसकी डेंसिटी पे, और इसका जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस क्रॉस एरिया क्रॉस टाइम डिवाइडेड बाय हीट लॉसेस। तो इसकी मदद से आर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, और हम अपने लेक्चर में जब डिफरेंट मटेरियल्स का जिक्र करेंगे तो आर वैल्यू का भी जिक्र होगा। तो ये वही आर वैल्यू है जो रेजिस्टेंस पेश करती है हीट ट्रांसफ़र के दौरान, और क्योंकि मटेरियल्स भी हम इंसुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए ये रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इतना ही उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंसुलेटर्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल से जो इंसुलेटर्स बने होते हैं उनमें शामिल है कॉटन, वूल, कॉर्क, रबर, सेलुलोज, और इनकी डायग्राम्स भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉटन इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसकी फिटिंग हो रही है, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है वूल इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास कॉर्क इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके बाद यहाँ पे है रबर इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है सेलुलोज इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये हमारे पास तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए इंसुलेटर्स हैं। ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, और इनमें शामिल हैं गिलास, एस्बेस्टॉस, रॉक वूल, परलाइट, वर्मीक्यूलेट, और इसके अलावा कैल्शियम सिलिकेट, और इनकी भी डायग्राम्स देखते हैं। और यहाँ पे जो फिटिंग हो रही है ये इंसुलेटिंग मटेरियल है गिलास इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं पाइप के ऊपर ये वाइट, ये एस्बेस्टॉस इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है रॉक वूल, और इसके अलावा आप जो देख रहे हैं ये है इस के अंदर परलाइट इंसुलेटिंग मटेरियल, ये जो आपको क्रिस्टल की सूरत में नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है हमारे पास वर्मीक्यूलाइट इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बाद नंबर है मेटेलिक मटेरियल्स का, और इनमें शामिल है एल्युमिनियम फॉइल्स और इसके अलावा टिन रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ पे जो आप शीट देख रहे हैं ये एल्युमिनियम फॉइल इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इसके बाद ये जो आप रूम के अंदर इंसुलेशन देख रहे हैं ये टिन रिफ्लेक्टर्स इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। और अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, और इसमें शामिल हैं रोल्स, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, और अगर इनके ऊपर प्रेशर पड़े तो ये बेंड भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इनमें गिलास वूल, इसके अलावा रॉक वूल, पॉलीथाइलीन, ऑल फॉयल सिरामिक रोल्स शामिल हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं गिलास वूल इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके बाद नंबर है रॉक वूल इंसुलेटिंग मटेरियल का, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं रोल ये पॉलीइथाइलीन इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है फॉयल सिरामिक रोल्स इंसुलेटिंग मटेरियल। और शीट्स के अंदर जो हमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर शामिल है पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, कॉर्क और सेलुलोज। इनमें से काफ़ी आप ऑलरेडी पिक्स देख चुके हैं, और जो रह गई है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलीस्टाइरीन इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पे इसकी फिटिंग की जा रही है। लिक्विड और गैशियस फ्लूइड्स, और इन फ्लूइड्स को भी एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रे, और इनकी एग्जांपल्स में शामिल है पॉलीयूरेथेन फोम और एपॉक्सी, और यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि पॉलीयूरेथेन फोम को किस तरह एक वाल के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और इसके अलावा आप इंसुलेटिंग एपॉक्सी कोटिंग की बॉटल भी देख रहे हैं, इसको भी स्प्रे किया जाता है, और ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है।
ग्रेन्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और इस तरह के जो मटेरियल हैं वो दो शेप्स में अवेलेबल होते हैं, या वो पाउडर शेप में होते हैं या वो ग्रेन्यूल्स यानी दाने की सूरत में अवेलेबल होते हैं, और इनको दो वाल्स के दरमियान फिल कर दिया जाता है जिसकी इंसुलेशन करनी हो, और इसके अलावा इसके अंदर और मटेरियल्स को भी मिक्स किया जा सकता है, और इनमें शामिल हैं कॉर्क और पॉलीमर्स। और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये कॉर्क है और ये ग्रेन्स की सूरत में अवेलेबल है।